क्या आइटम आए रे? अपने मोहल्ले में ऐसे माल किधर से आए? किराने की दुकान से सामान लेकर अंजलि जैसे ही निकलती है, एक लफंगे लड़के को वो ये कहते हुए सुन लेती है। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगती है। वो शराबी नशेखोर गुंडे में से एक एक लड़का अंजलि को फॉलो करना शुरू करता है और पीछे से उसे बहुत गंदी नजर से देखने लगता है। फिर अंजलि को फॉलो करने वाले एक की जगह दो हो जाते हैं। कुछ कदम और चलने पर तीन हो जाते हैं। साइड से उनका एक और शराबी दोस्त ज्वाइन करता है। अब अंजलि का पीछा चार लोग कर रहे थे। मकसद चारों का एक ही था। अंजलि को भी पीछा करने वालों का थोड़ा एहसास हो जाता है। वो अपने आप को दुपट्टे से और ज्यादा कवर करती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अब इन बदमाशों के अंदर का शैतान जाग चुका था। अंजलि के अंदर का डर उसके कदमों को थोड़ा तेज कर देता है। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, ये सोचते हुए अंजलि और तेज चलने लगती है। लेकिन अचानक से सामने देखते ही अंजलि के कदम ठहर जाते हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने से भी चार लड़के उसे घूरते हुए उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं ये भी इन पीछे आने वाले लफंगों के दोस्तों नहीं है? हे भगवान, मैं क्या करूं अब? अंजलि अपनी नजरें झुकाए हुए सोचती है। उन सब के चेहरे पर शैतानी और कामुक हंसी थी। अंजलि अब आठ लड़कों से घिरी हुई महसूस कर रही है, जो उन किडनैपर से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। अंजलि धीमे धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए आगे बढ़ती है। उनमें से एक दिखने में काफी डरावना था। कान में बाली, रंगे हुए बाल और बेशर्मों की तरह दांत दिखाकर हंसते हुए अपने दोस्तों को कुछ समझा रहा था। दूसरी तरफ रिया ने प्रभाकरन को एक बार फिर से अंजलि की असल बीमारी को पता करने का काम तो सौंप ही दिया था, लेकिन साथ ही वो कुछ बहुत बड़ा भी प्लान बना चुकी थी। इस वक्त वो जयपुर के एक बड़े 5 स्टार होटल में बैठे किसी का इंतजार कर रही है। उसके अंदर बेचैनी है, एक्साइटमेंट भी है, इसलिए वो बार बार अपनी घड़ी देख रही है। इतना वेट करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, काम भी तो इतना बड़ा करने निकली हूँ। बस ये डॉक्टर उस लिंक तक मुझे पहुंचा दे। काफी टाइम हो जाने पर रिया मन ही मन सोचती है। तभी एक कैजुअल ड्रेस पहना आदमी रिया के सामने आकर खड़ा होता है। रिया भी उसे देखकर चेहरे पर मुस्कान लिए फौरन खड़ी होती है और हैंडशेक करते हुए कहती है, हेलो डॉक्टर, प्लेजर मीटिंग यू। डॉक्टर भी स्माइल के साथ कहता है, माफ कीजिएगा, ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना मैंने आपको? नो नो, नॉट एट ऑल। इसके बाद रिया डॉक्टर को थोड़ा नजदीक आकर कहती है, डॉक्टर, कई दिनों से चेस करने के बाद आज आपसे मीटिंग हो पाई है। मुझे आपसे एक सीक्रेट डिस्कशन करना है। आई थिंक हमें किसी सिक्योर प्लेस पर चलना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी सीक्रेटिव। मैं नहीं चाहती ये बात हम दोनों के अलावा किसी और तीसरे के कान तक भी पड़े। डॉक्टर रिया की बात मानकर उसे अपने होटल के रूम में ही लेकर चले जाता है, जहां रिया डॉक्टर से अपनी सारी बातें शेयर करती है, जिसे सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर अजीब रिएक्शन उभर आते हैं। आधे घंटे की मीटिंग के बाद फाइनली रिया वहां से निकलती है। होटल से बाहर जाते हुए वो काफी सेटिस्फाइड और क्यूरियस लग रही है। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। होटल के बाहर प्रभाकरन उसका कार में बैठे इंतजार कर रहा था। रिया के बैठते ही वो पूछता है, क्या हुआ मैडम? रिया घमंड से भरी आवाज में कहती है, और क्या होगा, जो रिया चाहती है अंत में वही होता है। ये कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगती है। फिर प्रभाकर से पूछती है, पहले तुम बताओ, अंजलि की बीमारी का क्या पता लगा? प्रभाकरन अपना मुंह लटकाकर जवाब देता है, कुछ पता नहीं चला मैडम, लेकिन बहुत जल्द सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ बॉबी और डेविड अंदर रूम में लाउड म्यूजिक बजाकर ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बॉबी से मिलने के लिए इतने हथकंडे अपनाने वाला गौतम अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। वो अंदर जाने को पूरी तरह से बेचैन हुआ खड़ा है। ये डेविड कब अगले प्लान को शुरू करेगा? बॉबी को पकड़ने के लिए मेरे हाथों में जोर की खुजली मची हुई है। अंदर रूम में लगातार शराब के पैक मारने के बाद डेविड को याद आता है कि उसका मोबाइल तो वो बाहर बॉडीगार्ड के पास ही भूल गया है। जब ये बात डेविड बॉबी से कहता है, तो पलटकर बॉबी कहता है, सेल फोन ही तो है, कौन सा किडनी छोड़ती तूने? छोड़ना।
डेविड फिर से एक और कोशिश करते हुए कहता है, यार एक अर्जेंट कॉल करना है गर्लफ्रेंड को, वरना वो नाराज हो जाएगी। बॉबी मुस्कान फैलाकर कहता है, साले मजनू कहीं के, तभी प्रॉपर पार्टी एंजॉय नहीं कर रहा था। टेंशन मत ले, रुक बुलवाता हूँ तेरा फोन। बॉबी कहता है और तुरंत सेल फोन से एक कॉल लगाता है। उसका फोन उसका एक बॉडीगार्ड उठा लेता है, जो दरवाजे के ठीक बाहर पहरा दे रहा है। बॉबी पैक लगाते हुए कहता है, डेविड के बॉडीगार्ड को अंदर भेजो। डेविड खुश हो जाता है, क्योंकि बॉबी चाहता तो अपनी बॉडीगार्ड से खुद ही लाने को कह सकता था। लेकिन किस्मत गौतम पर मेहरबान रही। गौतम तो खूनी शिकारी की तरह बाहर खड़ा शिकार का इंतजार कर ही रहा था। बॉडीगार्ड उसे इशारा करके अंदर जाने को कहता है। वो फाइनली अब उस मुकाम पर पहुंचने वाला है, जिसके लिए उसने ये सारी प्लानिंग की है। जैसे ही गौतम दरवाजा खोलकर अंदर आता है, तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर बॉबी की सुरक्षा में एक बॉडीगार्ड अभी भी तैनात है। हालांकि ये बाहर खड़े 10 बॉडीगार्ड से तो कम ही है। बॉबी शराब के बैग लगाकर तेज बजते म्यूजिक पर नशे में झूम रहा है। उधर अंजलि के पीछे लगे 8 लफंगे आपस में प्लान बना चुके थे। चिल्लाएगी तो फौरन मुंह दबा देना, समझा ना? उन गुंडों का लीडर समझाते हुए कहता है। अंजलि 2 कदम आगे बढ़ रही थी और वो लफंगे शराबी 5 कदम आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ से भागेगी? उनमें से एक खुश होते हुए कहता है। अंजलि की आंखें किसी पर भी नहीं टिकी थी, लेकिन अपने कानों को उसने पूरी तरह से उनके कदमों की आहट पर लगा रखा था। हर बढ़ते कदम के साथ अंजलि की दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। कोई तो अच्छा इंसान होगा इस बस्ती में, जो इतनी रात में मेरी हेल्प करे, अंजलि घबराते हुए खुद से कहती है। लेकिन अंजलि को कोई नजर नहीं आता। इसी ऐन मौके पर अंजलि भी बीमार होने लगती है। उसे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। उसकी दवाई का टाइम हो चुका था, लेकिन वो अपने पैरों को मजबूती से रखती है, क्योंकि अभी अगर वो बीमार होकर गिर गई तो वो भी नहीं जानती कि उसके साथ ये जानवर क्या क्या करेंगे। यहाँ अंदर उस रूम में आ चुके गौतम से डेविड अपना सेलफोन मांगता है। गौतम फौरन उसका सेलफोन निकाल कर देता है। अब गौतम को चुपचाप पलट कर कमरे से बाहर जाना था, लेकिन बॉबी देखता है कि गौतम उसे घूरे जा रहा है। वो इतने गुस्से में घूरता है जैसे वो बॉबी को उस गुस्से के अंगार से ही जलाकर भस्म कर देगा। क्या घूरा है वे? बॉबी पूछता है और फिर डेविड की तरफ देखकर कहता है, ए डेविड, समझा अपने कुत्ते को, घुर्राना बंद करे। अपने मालिक की ज्यादा वफादारी दिखाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। बॉबी को लग रहा है कि गौतम उसे अपनी आदत की वजह से देख रहा है। बॉबी अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। उसका बॉडीगार्ड बिना एक सेकंड गवाए गौतम के पास जाता है और उसे एक जोर का मुक्का रसीद देता है। ये बात। गौतम को मुक्का पड़ते ही बॉबी मजे में झूमता हुआ म्यूजिक का वॉल्यूम और बढ़ाता है। लेकिन गौतम मुक्का पड़ने के बाद भी चुपचाप क्यों खड़ा था, ये डेविड को भी समझ नहीं आ रहा था। क्या सच में वो यहाँ मार खाने आया है? डेविड ये सोच ही रहा था कि तभी माहौल एकदम से बदल जाता है। गौतम उस बॉडीगार्ड की गन उसकी कमर से निकाल लेता है और उसके सर पर जोर से वार करता है। बॉडीगार्ड वहीं चित्त हो जाता है। ये डेविड की गलतफहमी थी कि गौतम गुस्से में घूर नहीं रहा था, बल्कि कमरे के अंदर आने के बाद से ही गौतम ने अपना प्लान शुरू कर दिया था। बॉबी को घूर कर देखना और उसे भड़काना भी उसी प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार था ही नहीं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक बॉबी और बॉडीगार्ड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो गए। बॉबी के माथे पर अब उसी के रक्षक की गन की नली भक्षक बनकर तनी हुई है। बॉबी गुस्से और गुरूर में आकर कहता है, तू तू पागल हो गया है क्या? जानता भी है किस पर बंदूक तानी है? 75 टुकड़ों में तेरी बॉडी वापस भेजूंगा, ऐसे समझा? इसके जवाब में अगले मिनट के अंदर ही गौतम उसका जबड़ा मार मार कर तोड़ देता है। उसका गुरूर और गुस्सा सब खून की धार बनकर उसके मुंह से निकल जाते हैं। लेकिन गौतम भी जानता है कि खेल इतना आसान नहीं है। उसी वक्त अंदर बाकी के सारे बॉडीगार्ड्स घुसते हैं, क्योंकि गौतम को अंदर आए हुए 1 मिनट से कहीं ज्यादा हो चुका था। बॉबी के बॉडीगार्ड्स जैसे ही अंदर आते हैं, वो चिल्लाते हुए उनसे कहता है, मार डालो उसको, उस डेविड को तो मैं पर्सनली मारूंगा। गौतम इस वक्त अकेला एक बंदूक के सहारे कमरे की खिड़की के सामने खड़ा है। उसके सामने कुछ 5 बॉडीगार्ड
उसे मारने के लिए अपनी अपनी बंदूक निकाल चुके हैं। कोई चांस ही नहीं है कि वो बच जाए। तभी उसके जेब में रखा सेलफोन बजता है, लेकिन 2 रिंग के बाद बंद हो जाता है। फिर बजता है और 2 रिंग के बाद शांत हो जाता है। डेविड, बॉबी और बॉडीगार्ड समझ नहीं पाते, लेकिन उन्हें इससे क्या, उन्हें उनके ऑर्डर्स मिल चुके हैं। वो मारने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं कि गौतम अचानक से नीचे झुक जाता है और उसके बाद गोलियों की 5 धीमी आवाजें होती है। बॉबी को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है, क्योंकि सामने खड़े सारे बॉडीगार्ड्स के सीने में छेद हो चुके हैं और वो सारे एक एक करके फर्श पर गिरते चले जाते हैं। डेविड का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बॉबी तो सदमे में है। उसका सारा नशा कुछ ही सेकंड्स में ये सब देखकर उतर चुका है। गौतम बॉबी के पास सीना तान कर आता है और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहता है, हाँ जानता हूँ किस पर बंदूकदानी है, लेकिन और जानना है। बॉबी अब उसे इतने पास देखकर सहम गया। उसकी आंखों में गौतम के नाम की दहशत देखी जा सकती है। बॉबी हकलाता हुआ कहता है, ये मेरे बॉडीगार्ड्स को किसने मारा? गौतम चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल लाकर कहता है, मेरे आदमियों ने। वो खिड़की में से बॉबी को दिखाता है सामने की बिल्डिंग्स में गौतम ने जो अपने स्नाइपर्स पहले से बिठा रखे थे। ये देखकर बॉबी का दिमाग खराब हो जाता है। वो घूर के कभी डेविड को देखता है तो कभी गौतम को। उसे समझ आ गया था कि ये पूरा गौतम का जाल बिछाया हुआ था, जिसमें बॉबी फंस चुका है। बॉबी सिर पे हाथ रखकर चेयर पर बैठ जाता है। गौतम भी उसके सामने चेयर लगाकर बैठता है और कहता है, तुझे फॉलो करते करते तुम लोगों को कैसे लाइन पर लाना है ये भी थोड़ा तो सीखे क्या हो। अब जो मुझे तुझसे चाहिए वो जल्दी से सच सच बता देना, वरना तेरी बॉडीगार्ड्स की तरह तेरे सीने के अंदर भी गोली घुसेगी। बॉबी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या जानना है, मुझे कुछ नहीं पता। इस जवाब पर गौतम उसे जोर का मुक्का जड़ता है। बॉबी के मुंह से खून निकल आता है। बॉबी समझ गया कि अगर उसने एक बार फिर से बात घुमाने की कोशिश करी तो उसे ऐसी ही सेवा मिलेगी। मैं जानता हूँ कि अंजलि के शरीर में जो वायरस लगातार उसे मार रहा है उसका क्योर तेरे पास है। चुपचाप उस वायरस का एंटीडोट मुझे दे दे। गौतम बॉबी को फाइनल वार्निंग वाले टोन में कहता है, लेकिन बॉबी चुप रहता है। इसीलिए गौतम उसे घसीट कर खिड़की के पास ले आता है और उसका सर पकड़कर बाहर निकालते हुए कहता है, मेरी उंगली का एक इशारा होगा और मेरे आदमी तेरी खोपड़ी में गोलियां उतार देंगे। बोल, एंटीडोट देकर जिंदा रहना चाहता है या ना बताकर मरना चाहता है? बॉबी के पसीने छूटने लगते हैं। वो जानता है कि गौतम उसे कोई धमकियां नहीं दे रहा है। अगर वो अंजलि के लिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पंगा ले सकता है, स्नाइपर्स हायर करने तक की लिमिट तक जा सकता है, तो वो मौत की धमकी देने तक नहीं रुकेगा। ठीक है, ठीक है, बॉबी हार मानते हुए कहता है, प्लीज कुछ करना मत, मैं बताता हूँ। गौतम अपनी पकड़ ढीली करता है। बॉबी तुरंत अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर उसे देता है और उसका पासवर्ड बताते हुए कहता है, लेकिन इसमें उस एंटीडोट का सिर्फ आधा फॉर्मूला है। ये सुनकर गौतम का दिमाग खराब हो जाता है। क्या मतलब आधा है? गौतम के चिल्लाने पर बॉबी डरते हुए कहता है, मतलब बाकी का आधा फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, हमारे बॉस के पास है, प्रोफेसर के पास। गौतम चौंक जाता है। प्रोफेसर? बॉस? तेरे ऊपर भी कोई बॉस है? तभी बॉबी को हंसी आने लगती है, जैसे उसे कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। व्हाट्स फनी? गौतम झुंझुलाते हुए पूछता है। बॉबी अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, तुझे लगता है कि मुझ तक पहुंचकर मुझे डरा दिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने, लेकिन इस दुनिया में हर बाप का एक बाप होता है। तू प्रोफेसर को नहीं जानता, बहुत बुरे दलदल में पैर रख दिया है तूने, तू और तेरी वो अंजलि। इससे पहले कि बॉबी अंजलि के बारे में कुछ कह पाता, गौतम उसकी कॉलर पकड़कर खींचते हुए पूछता है, कौन है ये प्रोफेसर, कहाँ मिलेगा मुझे? बॉबी कुछ कहने ही वाला होता है कि ठीक उसी पल अचानक से खिड़की से एक इंजेक्शन गोली की तरह आकर सीधा बॉबी की गर्दन में धंस जाता है और एकदम से बॉबी पूरा हिल जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, शरीर कांपने लगता है, नाक से ब्लड आने लगता है, उसकी सांसें भी तेज होने लगती हैं। वो सांस खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांसें भी बंद हो जाती हैं और वो बेजान होकर नीचे गिर जाता है।
गौतम और डेविड दोनों ही दंग रह जाते हैं। हो नो, नहीं नहीं प्लीज। गौतम उसकी नब्ज चेक करता है जो लगभग शांत होने लगी है। वो पागल की तरह उसे झकझोरने लगता है। हे, कहाँ मिलेगा प्रोफेसर? बिना बताए नहीं मर सकता तू, आंखें खोल। लेकिन बॉबी की बॉडी में कोई हरकत नहीं होती। वो पूरी तरह शांत पड़ चुका है। डेविड, जो चुपचाप खड़ा गौतम को बौखलाया हुआ देख रहा है, वो धीमी वॉइस में कहता है, वो मर चुका है। शट अप! गौतम डेविड पर चिल्लाता है और फिर पागलों की तरह बॉबी के सीने को जोर जोर से पंप करने लगता है। उठ उठ, तू नहीं मर सकता, उठ साले। आखिर में गौतम थक कर जमीन पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। वो कुछ सोचते हुए बस इतना ही बड़बड़ाने लगता है, प्रोफेसर 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 चाहिए। बॉबी तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन ना दे दे, शायद इसलिए ह्यूमन स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन ने ही ये अटैक करवाया होगा। डेविड की ये बात जैसे गौतम को सुनाई भी नहीं पड़ रही है। वैसे तो गौतम के होश उड़ चुके थे और एक नाउमीदी के साथ अपने ही आप में सिर्फ प्रोफेसर प्रोफेसर बड़बड़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो बॉबी के बेजान शरीर की तरफ एक बार फिर से दिखता है, न जाने कहां से उसको एक जोर की झुंझुलाहट उठती है और पूरी ताकत से उसके सीने पर मारता है और अगले ही पल एक करिश्मा हो जाता है। बॉबी के मुंह से ब्लड निकलकर दूर गिरता है और बॉबी की सांसें अचानक से चलने लगती है। डेविड भी ये देखकर शॉक हो जाता है। ए, तू जिंदा है, आंखें खोल, बात कर मुझसे। गौतम बॉबी को जिंदा देख उससे फिर से सवाल करने लगता है, लेकिन डेविड जल्दी से गौतम के पास आकर कहता है, रुक जाओ, हमें इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। शायद इसके पास टाइम बहुत कम बचा है और इसके आदमी भी यहाँ पर कभी भी वापस आ सकते हैं। डेविड के कहने पर गौतम भी अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ जाता है और बॉबी की बॉडी पर वो डेविड की ड्रेस और कैप पहनाकर उसे आराम से बाहर निकाल लेता है। बाहर निकलते ही थोड़ी देर में बॉबी के फोन पर एक कॉल आता है। गौतम कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ से बॉबी के आदमी की आवाज आती है, बॉस, अंजलि का पता लग गया है। वो गुरुद्वारे के पास वाली बस्ती में छुपी है, इस बार नहीं बचेगी वो। अंजलि का नाम सुनकर गौतम फौरन अलर्ट हो जाता है। वो एक धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं खुद आता हूँ। थोड़ी ही देर में बॉबी का आदमी लोकेशन भेजता है। गाड़ी चलाते हुए गौतम स्वास्तिका को फोन लगाकर कहता है, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां जल्दी पहुंचो। स्वास्तिका भी हड़बड़ा जाती है, क्यों, क्या है वहां? गौतम सिर्फ 3 शब्द कहता है, अंजलि और बच्चे। इतना सुनते ही स्वास्तिका भी पूरे जोश में कहती है, जल्दी लोकेशन भेजो। गौतम लोकेशन भेजकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ाता है। गाड़ी की रफ्तार हवा से बातें करने लगती है। इधर उन 8 शराबी नशाखोर लड़कों ने मिलकर अंजलि को उठा लिया था और बस्ती के एक खाली घर में लेकर चले गए थे, जो पूरा कबाड़ और जर्जर हालत में था। चूंकि इन लड़कों ने अंजलि को ठीक उस घर के पास से उठाया था जहां वो अपने बच्चों के साथ रुकी हुई है, तो अंजलि को देख वंश और विवान भी उनसे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। छोड़ दो हमारी मम्मी को। वंश और विवान उनमें से किसी एक को दांत से काटते हुए कहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को वो मुंह और हाथ दबाकर अपने शिकंजे में दबा लेते हैं। वंश और विवान को बाहर 2 लड़के पकड़ कर बैठे हैं और अंदर कमरे में 2 लड़कों ने अंजलि को दबोच रखा है। वो छटपटा रही है। जब वो चिल्लाती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। एक लड़का दूसरे से सिगरेट पीते हुए कहता है, पकड़ो उसे। बाकी लड़के अंजलि को कस के पकड़ते हैं और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अंजलि अपना सारा जोर लगाकर एक लड़के की नाक पर मुक्का मारती है और भागने की कोशिश करती है। पीछे से बाकी के लड़के भी आते हैं, लेकिन ठीक समय पर अंजलि उसी कोने में पहुंच जाती है जहां उसकी नजर कुछ पल पहले गई थी। किस्मत से यहाँ एक लोहे की रॉड रखी हुई थी। वो उसे उठाती है और गुस्से से भरी लाल आंखों से सबको देखती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे अंजलि पर आज देवी चंडी सवार हो गई हो। खबरदार,
तो किसी ने मुझे हाथ भी लगाया। अंजलि चाहे कितनी ही बीमार हो, लेकिन एक औरत की आबरू पर जब आंच आती है, तो उस आंच से निकले गुस्से में वो सबको जलाने की ताकत रखती है। वही गुस्सा इस वक्त अंजलि के सर पर सवार है। लोहे की रॉड से वो एक के बाद एक सबको निशाना बनाती है और उन पर नॉन स्टॉप वार करती जाती है। वो खुद इस वक्त इतनी भयानक और खून की प्यासी दिखती है कि जो भी उसके पास आएगा मारा जाएगा। वो उनके लीडर को ही मारती जाती है। आह, नहीं, बस! लीडर की चीख पूरे कमरे में गूंजती है। वो लाल आंखों से बाकी गुंडों को देखती है तो एक पल के लिए वो भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी। वंश और विवान भी उन दोनों के हाथ पर काट कर उनके चंगुल से निकल आते हैं। अंजलि दरवाजे के पास ही है। वो रॉड को पकड़े हुए बहुत सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाती है। उनका लीडर अभी भी चीख ही रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ हो रहा है। पंच, विवान, बाहर भागो तुम दोनों। दोनों बच्चों को वहां से बाहर भगाकर अंजलि खुद भी बाहर निकलती है और बाहर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अंजलि से मार खाने की वजह से उन गुंडों के लीडर का मेल ईगो यानी मर्दानगी भरा अहंकार जाग उठता है। अब तो साली को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। पकड़ कर लाओ उसको यहाँ। लीडर का ऑर्डर उनमें जोश भर देता है। वो सारे एक साथ अंजलि के पीछे दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते अंजलि और बच्चे मेन रोड पर पहुंच जाते हैं। वो ये बात जानती है कि वो बहुत ज्यादा समय तक दौड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके शरीर की वीकनेस उसे इतना भागना बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही है। उसकी स्पीड स्लो होने लगती है। लड़के उसके बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। अंजलि हाफते हाफते रुक जाती है। वो अब इससे आगे नहीं भाग पाती। लड़के भी अंजलि के थोड़ा पास आकर रुक जाते हैं, लेकिन तभी लड़कों और अंजलि के बीच में उन दोनों किडनैपर्स की गाड़ी आकर रुकती है, जिनसे बच के अंजलि यहाँ आई थी। किडनैपर लड़कों से कहता है, लड़की और बच्चे हमारा शिकार है, पीछे हटो। लेकिन लड़के भी जिद्दी हैं। वो नहीं मानते, क्योंकि उनमें अपनी संख्या और इलाके का घमंड है। हम काहे हटे बे? तुम लोग निकलो यहाँ से, ये हमारा इलाका है। तभी किडनैपर गन निकाल के दिखाता है। सारे लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लड़के डर के मारे अपने कदम पीछे कर लेते हैं। किडनैपर्स अंजलि और बच्चों का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी अचानक से तेजी से भागती दो गाड़ियों की आवाज आती है, जो उन सब की तरफ ही आ रही थी। बच्चे और अंजलि उस आवाज की दिशा में देखते हैं। वो शराबी गुंडे भी दिखते हैं तो उनके चेहरे दंग रह जाते हैं। अंजलि की दाएं ओर से स्वास्तिका की गाड़ी आती है और उसके और शराबी लड़कों के बीच एक दीवार बना देती है। फिर उसी वक्त गौतम की गाड़ी बाई तरफ से तेजी से आकर रुकती है। किडनैपर से डर के मारे अंजलि और बच्चों का हाथ छूट जाता है। उसको उसके भक्षकों से बचाने के लिए स्वास्तिका और गौतम अपनी एक एक दीवार बना देते हैं। किडनैपर अपनी गन से कुछ कर पाए उसके पहले ही गौतम तुरंत हरकत में आता है और अपने पास रखी गन से उनके पैरों के पास फायर करता है। वो पीछे खिसकते जाते हैं। गौतम चिल्लाकर कहता है, अंजलि जल्दी से अंदर बैठो। अंजलि सबसे पहले बच्चों को स्वास्तिका की गाड़ी का दरवाजा खोलकर बिठा देती है। तुम उस कार में बैठो। स्वास्तिका हड़बड़ाहट में गौतम की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। बिना एक सेकंड भी गवाए अंजलि गौतम की कार में बैठ जाती है और पलक झपकते ही दोनों गाड़ियां धुआं उड़ाते हुए वहां से हवा हो जाती हैं। किडनैपर्स खिसियानी बिल्ली की तरह बस गोलियां दागते रह जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद गौतम गाड़ी रुकता है। एक अजीब सी खामोशी थी। अंजलि गौतम की आंखों में छलकते हुए आंसू देखती है। उसके चेहरे पर अजीब सा पछतावा दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि अंजलि गौतम से कुछ कहती, गौतम अपनी जेब से फोन निकालता है और स्वास्तिका से फोन पर कहता है कि वो वंश और विवान को सीधा हॉस्पिटल ले जाए। वो अंजलि को लेकर वहीं पर पहुंचेगा। गौतम के फोन काटते ही अंजलि पूछती है, हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों? गौतम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। आई एम सॉरी अंजलि, एक भराई हुई आवाज में वो कहता है। अंजलि कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर
गौतम उसे उस वायरस के बारे में बताता है जो उसकी बॉडी में था जब वंश और विवान उसकी कोख में थे, जिसकी वजह से वंश और विवान भी उस वायरस की चपेट में आ गए थे। गौतम रोते हुए कहता है, अफसोस तो इस बात का है कि मुझे रियलाइज करने में इतनी देर हो गई कि वो दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मेरा डीएनए उसी वायरस की वजह से मैच नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी आखिर कैसे नहीं समझा मैं। ये कहते हुए गौतम स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारता है। उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट सब मेरी ही तरह तो है। लेकिन अंजलि को गौतम की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। वो इस सदमे में आ चुकी है कि उसके दोनों बच्चों के शरीर में एक जानलेवा वायरस है। लेकिन गौतम जैसे ही अंजलि की आंखों में इस घबराहट को देखता है तो वो फौरन अंजलि के आंसू पोंछते हुए एक डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, मैं ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना ही हमारे बच्चों को। ये मेरा वादा है तुमसे। अंजलि गौतम की आंखों में एक बाप की इमोशंस को साफ साफ देखती है। हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चों के बाद गौतम फौरन बॉबी को भी एडमिट करता है ताकि उसकी जान बचा सके। दोनों बच्चों में वीकनेस आ गई थी, इसीलिए डॉक्टर दोनों बच्चों को बेड प्रोवाइड कर ग्लूकोज की बोतल लगाता है और दोनों बच्चों का ब्लड सैंपल भी लेता है ताकि उनके अंदर वो वायरस किस हद तक बढ़ चुका है उसे भी जाना जा सके। अंजलि बहुत सैड फील कर रही होती है। वो दोनों बच्चों को बस ममता भरी आंखों से देखती रहती है। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंजलि और गौतम को केबिन में बुलाता है। गौतम पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर जवाब देता है, जिसका डर मुझे सता रहा था वैसे होता दिख रहा है। बच्चों के शरीर में वायरस फैल तो रहा है, लेकिन यंग बॉडी है तो उतना ज्यादा असर अभी इन पर नहीं हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गौतम और अंजलि थोड़ा नर्वस होकर एक दूसरे को देखते हैं। अंजलि घबराते हुए पूछती है, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? डॉक्टर अफसोस के साथ कहता है कि वायरस वही है जो जेनेटिकली अंजलि की बॉडी से इनकी बॉडी में आया है, लेकिन इन बच्चों के अंदर ये अपना रूप बदल चुका है। सीधी तरह से अगर समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि इन बच्चों के लिए दूसरा एंटीडोट चाहिए होगा। जो एंटीडोट अंजलि की बॉडी पर इस्तेमाल होगा उससे सिर्फ अंजलि की ही जान बचेगी, बच्चों की नहीं, क्योंकि इस वायरस ने बच्चों की बॉडी में आकर अपना रूप बदल लिया है। अगर हमें तीनों को बचाना है तो एक नहीं 3 तरह के एंटीडोट्स चाहिए।